हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 2021 परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास फिजिक्स भौतिकी विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए टोटल हम 35 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी गेस प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलते हैं हम पहला प्रश्न पे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि 1 कूलॉम आवेश जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों, 1 कूलॉम आवेश जो चार्ज होता है दोस्तों, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वह 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 1 कूलॉम आवेश 1 कूलॉम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पे। दूसरा नंबर में कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है लाल है, उसका होने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन या छितराव, कहने का मतलब स्कैटरिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल होता है, इसका जो कारण है वह स्कैटरिंग है, कहने का मतलब चित्राव। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, स्कैटरिंग। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, मैंने छितराव मैंने प्रकीर्णन के कारण जो होता है दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो होता है लाल दिखाई प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है, और जो होता है और बैगनी कलर का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है दोस्तों कि आसमान का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि मेरा जो है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों, उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे लेकिन पूछा जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण जो है दोस्तों वह स्कैटरिंग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कारण निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को हुआ रहता है तो उसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो होता है दोस्तों वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, अवतल लेंस। और दोस्तों, अगर दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति का हुआ है तो उसे दूर करने के लिए होता है जो वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ निकट दृष्टि दोष पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। और दूर के लिए उत्तल, दोनों आप याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी घटने से संधारित्र की धारिता। दोस्तों, प्लेटों के बीच कहने मतलब दो प्लेट रखा हुआ है इस तरह से, अगर इसके बीच अगर आप दूरी को घटाते हैं, मैंने डिस्टेंस को अगर आप कम करते हैं, तो संधारित्र की जो कैपेसिटी होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, कैपेसिटी और मैंने डिस्टेंस में जो प्लेट के डिस्टेंस का जो दोनों का रिलेशन है दोस्तों, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी मेरा जो होगा वह घटेगा, अगर इसको आप कम करते हैं तो ये मेरा बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है घटने से, मैंने दूरी को हम घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो मेरा कैपेसिटी जो होगा वह बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप घटाते हैं तो जो कैपेसिटर के जो कैपेसिटी होगा दोस्तों वह बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से आप ये रिलेशन याद रख लीजिए। आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब घटा रहे हैं तो ये घटा रहे हैं तो ये मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि चालकों के जाल से धारा प्रवाह संबंधित समस्याओं को समझने के लिए किस नियम का उपयोग होता है? तो दोस्तों, चालकों के जाल नेटवर्क से धारा प्रवाह संबंधित समस्याओं को समझने के लिए जिस नियम का प्रयोग होता है दोस्तों वह किरचॉफ के नियम है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, किरचॉफ के नियम।
कहने का मतलब किरचॉफ के नियम से ही हम चालकों में जाल से संबंधित धारा प्रवाह संबंधी समस्याओं को समझने के लिए नियम का उपयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, किरचॉफ के नियम। क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि आवेश वितरण से होता है। दोस्तों आवेश वितरण से होता है ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का वृद्धि होता है, ऊर्जा का मान नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। कहने में दोस्तों आवेश को वितरण से दोस्तों ऊर्जा का ह्रास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। दोस्तों प्रकाश लाइट में जो साबुन का बुलबुला होता है दोस्तों वह रंगीन प्रतीत होता है, उसका कारण मैंने पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है ध्रुवन, दूसरा में दे रहा है छितराव और तीसरा में दे रहा है अपवर्तन और चौथा में दे रहा है प्रकाश के व्यतिकरण से। तो दोस्तों प्रकाश में जो साबुन का बुलबुला होता है दोस्तों वह रंगीन प्रतीत होता है प्रकाश के व्यतिकरण से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्रकाश के व्यतिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है दोस्तों वह कितना माने आवेश होता है, कितना चार्ज होता है। तो दोस्तों आवेश जो चार्ज होता है वह 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, कणिका या पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों उसे कणिका कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब दोस्तों कणिका उसे कहते हैं जो प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसे कणिका कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं जब उनकी। कहने मतलब दोस्तों एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कब मैंने कहा जाता है, जब उनकी जो होता है दोस्तों कला समान हो। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध अगर समान हो तब उसे जो है दोस्तों कि कला संबंध कहे जाते हैं। कहने में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं जब उनकी कला समान हो। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। दोस्तों किसी अवरोध की ओर जो प्रकाश का मुड़ना कहलाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विवर्तन कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है ध्रुवन के ब्रिस्टर के नियम से स्पष्ट है कि ध्रुवन का कोण किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ध्रुवन का जो ब्रिस्टर के नियम है दोस्तों उसे ध्रुवन का जो कोण होता है दोस्तों वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 1 HP जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर जो होता है दोस्तों वह 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर करने मतलब 1 HP में जो होता है दोस्तों वाट वह 746 वाट होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, 1 HP बराबर 746 वाट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक रंग का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि प्राइमरी कलर का एग्जाम्पल होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों प्राइमरी कलर का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वह होता है लाल, हरा, नीला। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, लाल, हरा, नीला। आप इस तरह से याद रखिएगा, BGR। मेरा बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन और आर से हो गया रेड। तो मेरा प्राइमरी कलर का जो उदाहरण है दोस्तों वह लाल, हरा, नीला हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से होता है। दोस्तों इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है। यानी इंद्रधनुष होता है दो प्रकार का, एक पहला जो हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा हो गया द्वितीयक इंद्रधनुष। तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वह द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा मैंने ज़्यादा क्लियर होता है, मैंने ज़्यादा साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष से होता है तो यह धुंधला होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वह थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है। तो मेरा
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा धुंधला। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों वह काफ़ी मैंने क्लियर दिखाई देता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वह थोड़ा सा धुंधला दिखाई प्रतीत होता है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई। तो दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह लैम्डा डी बटा के 2D होता है। तो मेरा ये जो है फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला है। तो मेरा जो डी है दोस्तों वह स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है। ये मेरा जो डी है वह स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है। और जब यहाँ कह रहा है कि उसको अगर बढ़ा रहे हैं तो मेरा ये डी अगर बढ़ता है, कैपिटल डी अगर बढ़ रहा है तो मेरा फ्रिंज की चौड़ाई जो होगा दोस्तों वो भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोपोर्शनल है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई का और स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी का जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी वह दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिंज की चौड़ाई जो है और उसमें जो स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी का जो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, तो कहने का मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मेरा फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान। दोस्तों अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वह क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का जो मान होता है दोस्तों वो भी बढ़ जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ने बढ़ता है। कहने मतलब यही दोस्तों अगर आप सेमीकंडक्टर के केस में करते हैं, यानी सेमीकंडक्टर में जो होता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का जो मान होता है वह कम होता है सेमीकंडक्टर में, कहने का मतलब अर्धचालक में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान, यह जो है कंडक्टर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा बढ़ता हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों वोल्ट मीटर का में जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, कम होता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों उसमें जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही अधिक होता है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अधिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों अगर एमीटर रहता तो वहाँ जो प्रतिरोध होता है, एमीटर में जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे कम आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर कह रहा है तो मेरा अधिक हो जाएगा। और वोल्ट मीटर का काम जो है दोस्तों वह विभवांतर मेजर करता है। कहने मतलब किसी भी मैंने सर्किट में जो है मैंने पोटेंशियल को डिफरेंस पोटेंशियल मैंने मेजर करता है। कहने मतलब वोल्टेज को मेजर करता है। अगर वोल्ट मीटर का अगर पूछे कि किस चीज़ को मेजर करता है तो वह वोल्टेज को मेजर करता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिरोध जो होता है उस जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कोड मान होता है। दोस्तों कार्बन रेजिस्टेंस में जो लाल रंग का कोड का वैल्यू होता है वह कितना होता है? तो दोस्तों आपको हम ट्रिक बताए थे एक वीडियो, और उस पर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उस पर काफ़ी एक प्रश्न आपको इस तरह का प्रत्येक साल पूछता है दोस्तों कि आपका कोड का मान प्रत्येक रंग का, मैंने किसी भी रंग का एक कोड मान आपको प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो उस पर हम पर्टिकुलर वीडियो बना चुके हैं। अगर उसका आप नहीं देखें तो आप हमारा फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा ट्रिक बताया हुआ है। तो दोस्तों आपको ट्रिक हम बताए थे ये BBROY, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक बताए थे। बी मेरा हो गया ब्लैक और ब्लू और आर से रेड। तो मेरा 0 1 2, तो मेरा जो दो जो है दोस्तों, दो जो है मैंने जो दो अंक आ रहा है वह जो है रेड कलर के लिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में शंट लगाने से इसकी सुग्राहिता माने सेंसिटिविटी। तो दोस्तों अगर गैल्वेनोमीटर में अगर आप शंट को लगाते हैं तो इसकी जो सेंसिटिविटी होता है दोस्तों वह क्या होगा? बढ़ती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। तो दोस्तों आप गैल्वेनोमीटर में अगर आप शंट को लगाते हैं तो इसका जो सुग्राहिता होता है यानी सेंसिटिविटी जो होता है वह बढ़ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश तरंग है। दोस्तों आपको लाइट वेव्स है, कहने मतलब दोस्तों लाइट जो है, लाइट वेव है वह क्या है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब प्रकाश वेव जो है, प्रकाश तरंग जो है दोस्तों वह जो है अनुप्रस्थ है, माने ट्रैवर्स है।
मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अनुप्रस्थ। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए इसे भी आप याद कर लीजिएगा। कहने मतलब लाइट वेव जो होता है दोस्तों वह ट्रैवर्स वेव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रकाश के किस क्रिया द्वारा दिखाया जाता है। दोस्तों प्रकाश का जो तरंग होता है, प्रकाश के तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति जो होता है, कहने में प्रकाश तरंग अभी हम बताएं प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो होता है उसका प्रकाश तरंग का जो प्रवृत्ति होता है वह प्रकृति होता है अनुप्रस्थ होता है। तो प्रकाश के किस क्रिया द्वारा इसे दर्शाया जाता है, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, व्यतिकरण द्वारा या ध्रुवन द्वारा। तो दोस्तों प्रकाश का तरंग जो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है वह प्रकाश के ध्रुवन क्रिया द्वारा दिखाया जाता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवन। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। दोस्तों आमीटर जो होता है, आमीटर से हम लोग वोल्ट माने विद्युत धारा को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, वह विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या समांतर क्रम या श्रेणी क्रम दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आमीटर जो होता है वो मैंने विद्युत परिपथ में जो जोड़ते हैं वह श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब अगर हमको करंट मेजर करना रहता है तो उसको हम एमीटर को जो होता है वह सीरीज में हम जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में। कहने का मतलब समान श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत परिपथ में वोल्टेज मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे जो है हम लोग समांतर क्रम में उसे जोड़ते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और अमीटर जो होता है दोस्तों वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से, दोस्तों गैल्वेनोमीटर से तो धारा मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा को मेजर करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप हमारा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं उसका वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देखिए। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप उस वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो दोस्तों आप उस वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर पे। 25वां नंबर में कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। दोस्तों सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह मापा जाता है वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या विभव मापी से। तो दोस्तों सेल का जो विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है दोस्तों वह वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह किसका नियम है। दोस्तों विद्युत परिपथ के जो किसी भी एक पॉइंट पर सभी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट एट ए पॉइंट इज मैंने जीरो इक्वल टू जीरो, यह जो नियम है दोस्तों वह किसका है, ओम का है, जूल का है, किरचॉफ का है या फैराडे का। तो दोस्तों किसी भी पॉइंट पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट इज जीरो, यह जो नियम है दोस्तों, यह जो नियम है वह किरचॉफ का है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, किरचॉफ का नियम। कहने का मतलब मैंने किसी भी पॉइंट पर जितना भी करंट का वो अगर आप अलजेब्रिक सम करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है दोस्तों वह जीरो को बराबर होता है। तो यह जो नियम बताया था दोस्तों वह किरचॉफ ने बताया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि किसी चालक की धारिता, दोस्तों किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह क्या होती है। तो दोस्तों किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होती है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्यू बाई वी। करने मतलब क्यू जो है दोस्तों यह चार्ज है और वी जो है वह विभव है। तो मेरा जो चालक के धारिता जो होता है वह आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का जो होता है उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, या उच्च अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, या विभवांतरों के मापन में। तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है वह उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उच्च और अल्प प्रतिरोध के ही
मैंने दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो बीमा होता है दोस्तों, कहने का मतलब डायमेंशन जो होता है वो आपको बताना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आपको डायमेंशन बताना है कि क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ml² T⁻³ और I⁻⁻1। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ml² T⁻³ और I⁻⁻1 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो विद्युत वाहक बल का जो बीमा होती है दोस्तों वह ml² T⁻³ I⁻1 होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि अनेक छोटे छोटे संधारित्र को मिलाकर निम्नांकित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जो होता है विद्युत धारिता महत्तम प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम दो तरह का मैंने जोड़ते हैं विद्युत धारिता मैंने जो होता है प्राप्त करने के लिए हमें महत्तम मैंने इस तरह से आपको जोड़ना है मैंने संधारित्र को जो होगा महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो। तो दोस्तों दो तरह से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और एक जो है समांतर क्रम। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जो होता है इसका जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट का वो होता है 1/C इक्विवेलेंट बटा 1 बराबर C1 प्लस 1/C2 इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। लेकिन जो होता है समांतर क्रम में जो होता है सी इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है वह C1 प्लस C2 प्लस इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। कहने का मतलब जो समांतर क्रम में जो होता है दोस्तों वह जो होता है मेरा जो होता है अगर आप समांतर क्रम में अगर आप जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो वह जो होता है हमें मैक्सिमम कैपेसिटी देता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और जो सीरीज में होता है दोस्तों वह हमें मैक्सिमम विद्युत धारिता प्राप्त नहीं होता है उससे अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मेरा वहाँ पे संधारित्र का जो कैपेसिटी होगा वह महत्तम प्राप्त होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर में कह रहा है कि साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने से उसकी त्रिज्या। दोस्तों अगर आप साबुन के बुलबुले को अगर आप चार्ज करते हैं तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साबुन के बुलबुले को जब हम चार्ज करते हैं तो उसका जो रेडियस जो होता है दोस्तों वह जो होती है वह बढ़ती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, बढ़ती है। कहने का मतलब अगर आप साबुन के बुलबुले को अगर चार्ज करते हैं तो उसका जो रेडियस होगा वह बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में करें कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों किसी भी मैंने जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है या एम्पियर होता है। तो उसका जो मात्रक होता है दोस्तों धारिता का जो मात्रक होता है वह फैराड होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फैराड। दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं ताकि आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप उस पर लिंक के क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है वोल्ट मीटर, दूसरा में दे रहा है वोल्ट पर मीटर, तीसरा में दे रहा है जूल और चौथा में दे रहा है वाट। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है कि आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में। दोस्तों आमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर में आप क्या करिएगा? तो दोस्तों समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध अगर आप लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो होता है दोस्तों वह आमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध को लगाया जाता है। कहने का मतलब आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोहा, ग्रेफाइट,
रबर या चांदी। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप जल्दी से कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो दोस्तों यह मेरा जो था लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।